Hello students, I welcome you all in Govind Soni physics classes. Our today's topic is the properties of charge. We have already discussed about the properties of charge in our last lecture. But today we'll discuss about some more important properties of charge. Okay? 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी चार्ज की है वो क्या है? द चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. नाउ व्हाट डज दैट मीन? सी, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू. ओके, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू. When a physical quantity can have only discrete values rather than any value, the quantity is said to be quantized. Okay? तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट हो, कुछ स्टेप्स में हो, ठीक है, कोई कंटिन्यूस वैल्यू ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड. जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है नेचर के अंदर, जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. क्या? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist in nature is the charge of an electron. और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. 10 raised to the power minus 19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised to the power minus 90 कूलम. ओके, जो ये मिनिमम चार्ज, क्लियर, मिनिमम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम ले एलिमेंट्री यूनिट सबसे छोटी यूनिट, तो यही हमारा क्या होता है? क्वांटा ऑफ चार्ज. जो मिनिमम क्वांटा ऑफ चार्ज होता है वो कितना है? दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम. 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम इज द क्वांटा ऑफ चार्ज. और इसको हम ई से डिनोट करते हैं. दिस इज डिनोटेड बाई ई. व्हाट डज दैट मीन? कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो कोई भी जो बॉडी होगी, कोई भी जो मटेरियल बॉडी होगी जिसके ऊपर की चार्ज है, कोई भी मटेरियल बॉडी जिसके ऊपर की कुछ चार्ज है, वो हमेशा जो मिनिमम चार्ज है, मिनिमम एलिमेंट्री यूनिट है, उसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा. क्या? कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, चार्ज ऑन एनी मटेरियल बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल of charge on an electron. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है. ठीक है, अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा. बट जो भी टोटल चार्ज होगा बॉडी के अंदर, जो भी टोटल चार्ज जो बॉडी का होगा, वो हमेशा क्या होगा? मिनिमम चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. तो इसका मतलब चार्ज क्या रहेगा? हमेशा क्वांटाइज्ड. चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड. जो एन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 1, 2, 3. एक इंटीजर होगी. कभी भी ये एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी
n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो मतलब चार्ज कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर ऐसे नहीं हो सकता लाइक 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 7.2 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चार्ज हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज़ में होता है। वो क्या होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होगा, वो जो मिनिमम चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसका क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। दैट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, our next property is that what the charge follow the law of conservation, charge follow the law of conservation, that is charge is always conserved। बहुत से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है, चार्ज कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। आइसोलेट सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं आप? आइसोलेट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर से एक्सटर्नल कोई इफेक्ट ना हो, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट ना हो, तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा, कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, हालांकि सिस्टम के जो पार्टिकल्स है या फिर सिस्टम जिन चीज़ों से मिलकर बना उनका इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, लेकिन टोटली कंप्लीट सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चार्ज कंजर्वेशन का। क्या, एक पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कंसीडर कि ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसी भी एटम का कोई न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर उसके ऊपर अल्फा रे आके टकराती है, गामा रेज, कोई न्यूक्लियस है जिसके ऊपर कुछ गामा रेज आके टकराई, जिनकी की एनर्जी क्या है, h न्यू। ओके, जैसे ही वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती है तो यहाँ से हमें प्रोडक्टिव मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या क्या, एक तो मिलता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो मिलता है दैट इज पॉजिट्रॉन, दैट इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है। क्लियर, देखो पॉजिट्रॉन इज नॉट न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास का, जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतने ही मास का एक पार्टिकल है जिसके ऊपर की चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो, बट दैट इज पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं देखूं इस इंट्रैक्शन से पहले जो नेट चार्ज कितना था, जो इंट्रैक्शन से पहले नेट चार्ज था 0, इंट्रैक्शन से पहले नेट चार्ज इज व्हाट, 0, और इंट्रैक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस ऑफ पॉजिट्रॉन का चार्ज, बट जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है, तो नेट चार्ज कितना है, 0। सो इंट्रैक्शन से पहले भी और इंट्रैक्शन के बाद भी जो चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो कितना है, सेम है और 0 है, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि चार्ज क्या है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उसी तरीके से पेयर एनहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन की अपोजिट प्रोसेस होती है। कैसे, कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे गामा रेज प्रोड्यूस होती है, h न्यू एनर्जी के साथ गामा रेज प्रोड्यूस होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पेयर एनहिलेशन। अब अगर मैं देखूं सिचुएशन पर, ये इंटरेक्शन होने से पहले जो नेट चार्ज है वो कितना है, -e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्लस e पॉजिट्रॉन का चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0, नेट चार्ज इज 0। और आफ्टर दिस इंटरेक्शन जो बाद में हमें जो चार्ज मिला है नेट चार्ज, वो कितना है, वो भी कितना है, 0। तो इंटरेक्शन से पहले भी चार्ज नेट चार्ज 0 है, इंटरेक्शन के बाद भी नेट चार्ज 0 है, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेयर एनहिलेशन।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियर डीके हो, ठीक है। हर टाइप की रिएक्शन के अंदर चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, फॉलो करता है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। कोई किसी टाइप का एक्सेप्शन नहीं मिलता हमें किसी भी केसेस में, हमेशा चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। ओके, चार्ज इज कंजर्व। So, our next property of charge is that charge is invariant. Charge is invariant means चार्ज वेरी नहीं करता है किस केस के अंदर, स्पीड के साथ। यहाँ जो हम बात करना चाह रहे हैं, इन चार्ज की वेरिएंस की बात कर रहे हैं, वो क्या है, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। कि अगर कोई बॉडी चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स that charge like phase is independent upon the frame of reference, that is charge on a body does not change whatever be its speed। से कोई ये बॉडी है जिसके ऊपर की 10 कूलम चार्ज है, ये अभी 10 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है। और अगर ये 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी मूव करे तो भी इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 10 कूलम ही होगा, ना ही वो इंक्रीज ना ही वो डिक्रीज। अगर और भी ज़्यादा स्पीड हो जाए, डज नॉट मैटर कि उसकी स्पीड चेंज हो, ज़्यादा हो या कम हो, उसका जो चार्ज रहता है वो हमेशा इनवेरिएंट रहता है स्पीड के कारण। स्पीड के कारण कभी भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो उसकी स्पीड के कारण कभी भी चेंज नहीं होता। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चार्ज इज दैट एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी मतलब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या साबित किया है, दैट चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, क्लियर, से पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव आपकी मर्जी, कोई भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट पर, क्लियर, अगर वो रेस्ट पर होगा, अगर वो रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, v इक्वल टू 0। जब भी वो रेस्ट पर होगा तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्लियर। अगर अब ये चार्ज मूव करे और अनएक्सेलरेटेडली मूव करे, अनएक्सेलरेटेडली मूव करने का मतलब वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट, चेंज ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कोई एक्सेलरेशन ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव करता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब भी चार्ज बॉडी रेस्ट पर होगी तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब वो मूव करेगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। लेकिन थर्ड पॉइंट, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर वो बॉडी मूव कर रही है, चार्ज बॉडी अगर मूव कर रही है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वो क्या है, डी एक्सेलरेटेड मोशन। वट एवर बी द मोशन, जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसके साथ, तो उसके अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और साथ में वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो चार्ज बॉडी या वो चार्ज पार्टिकल एनर्जी भी रेडिएट करता है, कब, जब उसका मोशन कैसा हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेटेड मोशन। दैट इज, इफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, इट नॉट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट आल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स की फॉर्म में वो एनर्जी को रेडिएट करता है, जब क्या हो, वो उसका मोशन कैसा हो, एक्सेलरेटेड मोशन।
ओके, जब वो रेस्ट पर होता है तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मूव चाहे एक्सेलरेटेड कर रहा हो या अनएक्सेलरेटेड कर रहा हो, जब भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी वो क्या करता है, रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू। Okay, our 10th properties of charge is that charge reside on the outer surface of conductor। देखो हम कंडक्टिंग बॉडी की बात कर रहे हैं। आई होप आपको कंडक्टर याद होगा कि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूजली बाउंड हो तो वो एटम किस बॉडी के होंगे, दैट इज अ कंडक्टिंग बॉडी, मतलब वो कोई कंडक्टर होगा। क्लियर। अब कंडक्टर के केस के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर रहता है, हमेशा सरफेस पर रहता है, कभी भी उसके इनसाइड में नहीं होता। ठीक है, सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। यही रीजन है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो चार्ज होता है, जो सिमिलर चार्ज, वेरी वेल, अगर मैं सिमिलर चार्ज हूँ, हमें पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल अगर करते हैं तो वो एक दूसरे से फारदेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी पर रहेंगे। देखो हवा में तो चार्ज लटकेगा नहीं, होगा तो कहीं ना कहीं इस बॉडी के ऊपर, और इस बॉडी के ऊपर जब होगा तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और वो मैक्सिमम दूरी तभी बना सकते हैं जब वो एग्जिस्ट करे सरफेस के ऊपर। ओके, सर्फ एग्जिस्ट करे कहाँ, सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर हमेशा चार्ज रहता है कंडक्टर के। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने कंडक्टर की बात की कि कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पर होगा। क्यों, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम दूरी कहाँ हो सकती है, वो जब वो सरफेस पर है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट हमने ये देखा कि कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज रेस्ट पर होता है, नो डाउट। इन द केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी नो डाउट चार्ज डिसाइड ऑन इट आउटर सरफेस, बट अब पॉइंट ये है कि अगर आउटर सरफेस पर है तो क्या हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या सेम होगा। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का फैलाव कहाँ है, ठीक है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, दैट इज चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्लियर। इन द केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी हमें पता है कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है। ठीक है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज नॉट यूनिफॉर्म, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा कहाँ पर चार्ज कम होगा। सी, इट हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, the amount of charge will be maximum where the radius of curvature is minimum, जहाँ पर भी कर्वेचर की रेडियस मिनिमम होगी वहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। जहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। और जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम। वहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम। वहाँ पर कहाँ रहेगी चार्ज की वैल्यू मिनिमम, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, मैक्सिमम। और जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम हो वहाँ चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम हो वहाँ चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम। से अगर ये कोई कंडक्टिंग बॉडी का पार्ट है, ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हमें ये बताना हो कि कहाँ पर किस पॉइंट के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, किस लोकेशन के ऊपर चार्ज ज़्यादा और किस लोकेशन के ऊपर चार्ज कम है, तो अगर देखो सिंपल सा है, क्या, सी कि ये पार्ट है, ओके, ये पार्ट, इस पार्ट का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देख पा रहे हो, ये, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस रेडियस। क्लियर।
और एक पार्ट मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है यहाँ, क्लियर, दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो मतलब इस हिस्से का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम। और यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, कम है, तो यहाँ जो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है वहाँ चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है वहाँ चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। दैट इज जो चार्ज डेंसिटी है जिसको हमेशा हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r। दैट इज कंडक्टिंग बॉडी के केस के अंदर हमें पता है आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम होती है, जो कि सेम नहीं होती है, ठीक है। वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। दैट इज चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r, inversely proportional to the 1/, radius of curvature, ओके। थैंक यू, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे के लेक्चर के लिए प्लीज़ कंटिन्यू जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।